चलिए अभी शुरुआत करते हैं, है ना। तो आपने 120 क्वेश्चन तक देख लिए थे। ठीक है, बढ़िया से प्रिपेयर कर रहे होंगे बहुत शानदार तरीके से, है ना। और टेस्ट जो है वो आपके एप्लीकेशन पे होने वाले हैं। तो आप एवरी 12 बजे दोपहर को टेस्ट देखते हैं, जिसमें आपको आप परफॉर्मेंस आपको बढ़िया समझ में आती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझते हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन है वो तो बेस्ट क्वेश्चन हैं जो आप देखते जा रहे हो। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, 120 से आगे चलते हैं। 120 तक हमने कर लिए थे, है ना। चलो 121 को देखते हैं। पढ़िए जरा, सोचिए कैसे करेंगे। Lalita bought 10 water bottles for 18 each and sold them 20 each. अच्छा, 10 वाटर बोतल उसने 18 और हर एक को 20 के हिसाब से बेच दिया, तो ओवरऑल प्रॉफिट। तो इसमें क्या नया है? मतलब 18 रुपए की खरीदी एक बोतल और 20 रुपए की बेच दी, तो इसमें 10 का कोई मतलब ही नहीं है। 18 की चीज़ अगर 20 की बेचोगे आप, तो आपको कितने का फायदा है? 2 का। किस पर? 18 पर, इंटू 100। तो आपका राइट आंसर आ गया 11, 1/9%। इसमें 10 का कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही ईच हो रहा है ना, प्रत्येक हो रहा है। ओके, चलिए इसको पढ़िए। 4,000 की रकम को दो हिस्सों में इस प्रकार बांटा गया कि जब पहले हिस्से को 3% सालाना सिंपल इंटरेस्ट पर, दूसरे हिस्से को 5% सालाना सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया गया। दोनों इन्वेस्टमेंट से कुल सालाना इंटरेस्ट 144 था। तो 3% सालाना सिंपल इंटरेस्ट पर कितना रकम लगाया गया? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। 4,000 रुपये थे, पहला पार्ट पर कितना है? 3%, और दूसरे पार्ट पर कितना है? 5%। तो ये बताइए 3% का मतलब कितना होता है? 120 रुपये। 5% का मतलब 200 रुपये। इसका 3% 120 रुपये, इसका 5% निकालना है आपको, कितना? 200। और बीच में आपको क्या रख देना है? 144। और आप इस तरीके से माइनस कर देंगे, है ना। तो ये 4 आ गया, ये 24 आ गया, यहाँ से आप माइनस कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया 56। 6 से नहीं, 4 से कट कर लेते हैं, तो 7 और 3 रेशो आ गया, है ना। तो पहला वाला पार्ट 7 होगा और दूसरा वाला पार्ट क्या होगा? 3। आपके हिसाब से टोटल 10। 10 की वैल्यू 4,000, और 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 400। तो आपको निकालना है 3% वाला पार्ट। तो 7 × 400, 2,800 रुपये। राइट, इस तरीके से आप इसको डील करेंगे। तो यहाँ आपको एलिगेशन का यूज करना था कि 4,000 का पहले पार्ट में कितना निकलेगा, दूसरे पार्ट में कितना निकलेगा, बीच में क्या वैल्यू रखनी है फिर, और फिर उसके बाद सॉल्यूशन करना है आपको। ठीक है ना, तो ये काम करना है। चलिए इसको समझते हैं। 1 से 100 के बीच सबसे छोटी और सबसे बड़ी प्राइम संख्याओं के बीच का अंतर बताओ। तो 1 से 100 की बात चल रही है ना। तो मैं क्लियर कर दूं, प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, 2 के बाद 3 होता है, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, इस तरीके से चलता है। तो सबसे छोटा तो 2 ही हो गया। अब सबसे बड़े की बात करते हैं, उल्टा लौटना शुरू करते हैं। 99 एक प्राइम नहीं होता, 99 3 से कट जाता है, 98 2 से कट जाता है, 97 एक प्राइम नंबर है, 97 किसी से नहीं कटेगा। तो 97 और 2, इनका क्या पूछ रहा है? डिफरेंस पूछ रहा है। तो आपकी वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 95। तो 95 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। राइट, इस तरीके से आप कर लेंगे। ओके, चलिए इसको समझते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इतने से विभाजित होती है ना। तो सबसे पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ये होगी। और डिवाइड किससे होती है? 15, 25, 40 और 75। तो इनका आपको क्या निकालना पड़ेगा भाई? अगर इनसे डिवाइड होगी तो इनसे तो बड़ी होगी ना। तो इनका आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले एलसीएम। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपको इन नंबर से डिवाइड करने वाली देखनी है तो पहले इनका एलसीएम निकलेगा। तो आओ जरा एलसीएम देख लेते हैं पहले, है कि नहीं। वैसे ऑप्शन भी एक तरीका हो सकता है, बट ठीक है। जैसे अगर देखा जाए तो 25 से ये नहीं कटता, 25 से ये नहीं कटता, ये दोनों तो 25 से कटते ही नहीं। तो 25 ये दोनों के लिए अब या तो ये दोनों ऑप्शन है। चलो 25 ने काम कर दिया,
15 से ये नहीं कटता, तो ऑब्वियसली बात है आंसर क्या रह गया, लास्ट वाला ही रह गया। ठीक है ना, तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। क्लियर भाई, 25 से पहले दोनों नहीं कट रहे थे, फिर बाकी बाकियों से भी तो कटने चाहिए। 15 से जो है 1100 नहीं कट रहा था, तो 120 किससे कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, 40 से भी कटेगा और 75 से भी कटेगा। ठीक है, आप 1200 को 75 से भी काट सकते हैं। 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 3 से 4 बार। ठीक है ना, तो ये सबसे कटेगा 1200, राइट। तो दैट्स द पॉइंट। तो ये एलसीएम हो गया और यही वो डिजिट का नंबर हो गया। क्लियर, ओके। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, तो आपको 0.63 को बताना है कि किस फॉर्म में लिखा जाएगा। देखिए 0.63 का मतलब ऐसे होता है, अगर पॉइंट के बाद आपके दो पोजीशन है और उस पर बार लगा हुआ है तो आप 63 को ऊपर लिखेंगे और जितने पर बार लगा हुआ है उतने आप 99 नीचे लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू ये है। 9 से कट कर लेते हैं तो ये 7/11 आ गई। आ गई। मैं और भी बता देता हूँ इसमें, जैसे अगर ये होता 731 ऐसे पार, तो ऊपर 731 आता और नीचे क्या आता, 999 आता, ये वैल्यू हो जाती। मान लो ये ऐसे होता 0.961 और केवल 61 पे बार होता, तो हम क्या करते, तो ये भी सीख लीजिए। आप 961 को ऊपर लिखते, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस में कर देते। फिर से रिपीट कर देता हूँ, पूरा 961 लिखना है, जिस पे बार नहीं है वो माइनस में चला जाएगा। जितने पर बार है उतने 9 और जितने पर नहीं है उतने 0, तो इसकी वैल्यू ये हो जाती, राइट। तो ये ऐसा हो जाता अगर आप करना चाहते तो। क्लियर, ओके। इसको देख लेते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो सिंपल फॉर्मूला है, आप सभी जानते हैं। लॉस के फॉर्मूले में नीचे सीपी कैसे आ गया, प्रॉफिट, अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, नहीं सीपी तो ठीक है, लॉस में क्या होगा, लॉस परसेंटेज क्या होगा, सीपी माइनस एसपी होगा। प्रॉफिट परसेंटेज आपका हो गया एसपी माइनस सीपी, तो सीधे फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है, राइट। इसको समझते हैं। एक्स की वैल्यू 6/5, तो ये बोल रहा है कि इनको अरेंज करो आप किस में, असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले इसकी वैल्यू बता देते हैं। तो ये अगर 6/5 है तो ये होगा 36/5, है ना। ये तो है ही 37/6, ये हो गया 6 माइनस 6/5 और ये हो गया 5 प्लस 6/5। 36/5, 37/6, 24/5 और 31/5, ये हो गया, है ना। 5 से करेंगे 7.2, 6 से करेंगे 6.1, 5 से करेंगे 4.8, 5 से करेंगे 6.2। तो कौन सा ऑर्डर लगाना है आपको, आपको ऑर्डर लगाना है असेंडिंग। ठीक है ना। असेंडिंग के लिए आपको सबसे छोटे को पकड़ना पड़ेगा, सबसे छोटा है इसमें ये 6 माइनस एक्स। उसके बाद आएगा ये 37/6, फिर आएगा आपका ये 5 प्लस एक्स और फिर आएगा 6x। तो ये आपका पूरा सिस्टम चल रहा है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से मूवमेंट को बढ़ाना है, पॉइंट से बना के फिर आगे की तरफ चलना है। ठीक है, चलो इसको पढ़ो। द एलसीएम ऑफ दिस, तो आपको इनका एलसीएम निकालना है। कैसे करें, तो अगर आपको 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो देखिए कभी भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो या भिन्नों का एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वालों का तो वही निकलेगा जिसकी बात कर रहे हैं, तो ऊपर वालों का एलसीएम ही निकलेगा 9, 12, 18 और 21, और नीचे वालों का निकलेगा एचसीएफ 10, 25, 35, 40, राइट। तो नीचे का तो निकालना बहुत आसान है। एचसीएफ क्या होता है, जो सभी में कॉमन हो और बड़ी से बड़ी वैल्यू हो। तो सभी में आपको 5 कॉमन दिख रहा है, तो एचसीएफ तो नीचे 5 आ गया। अब इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, किसका, 9, 12, 18 और 21। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो 9, 12, 18 है इनका एलसीएम तीनों का 36 आ जाएगा। आप अलग अलग ब्रेक करके भी कर सकते हैं, है ना। 9, 12, 18 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 36। 18 का पहाड़ा पड़ी भाई, अगर मैं 21 को छुपा ही लूँ, 21 को मैं देखूँ ही ना और मैं केवल इनको ही देखूँ, 36 आ जाएगा। 36 से आपको 21 का करना है,
दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, बस अब तो कुछ कॉमन है नहीं। तो आपका आ गया 12 7 84 इंटू 3, 252। 252 आपका ऊपर आ गया। बस यही आपका आंसर है, राइट। तो इसमें सिंपल है, जब भी आपको अगर एलसीएम निकालना है फ्रैक्शन का, तो ऊपर एलसीएम आएगा और नीचे क्या आएगा? एचसीएफ आएगा। और अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो बेसिकली ऊपर वालों का एचसीएफ आएगा और नीचे वालों का क्या आएगा? एलसीएम। ये सिंपल सा गेम है, राइट। ओके, इसको पढ़ते हैं। ए के पास शुरू में जो पैसे थे वो बी के पास मौजूद पैसे से 20% कम थे, ठीक है। अगर बी ने अपने पैसे का 16% अपने भाई को दे दिया, तो ए के पैसे में कितने परसेंट की बढ़ोतरी होनी चाहिए ताकि आखिर में ए और बी के पास बराबर पैसे हो जाए? सबसे पहले ए के पास शुरू में जो पैसे थे वो बी से कितने कम थे? 20%। ए के पास जो पैसे थे वो बी से 20% कम थे। 20% का मतलब होता है 1/5। तो अगर बी के पास 5 थे तो इसके पास 4 थे, इनको 400 मान लेते हैं, इसको 500 मान लेते हैं। फिर उसने बोला बी ने अपने पैसे का 16% अपने भाई को दे दिया, तो इसका जो 16% होता है वो 80 होता है ना। 500 का अगर 16 निकालेंगे 80 आ जाएगा। 80 अगर दे दिया तो कितना बचा? 420। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट परसेंट शुड ए सम इंक्रीज? तो ए का पैसा कितना बढ़ाया जाए कि दोनों के पैसे बराबर हो जाए? तो 20 बढ़ाया जाए। कहाँ से बढ़ाया जाए? 400 से बढ़ाया जाए, इंटू 100। कितने परसेंट बढ़ाना चाहिए? 5% बढ़ाना चाहिए अगर दोनों का पैसा इक्वल करना है तो, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। एबीसी काम को क्रम 10, 20 और 40 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। पहले दिन बी ए की मदद करता है और दूसरे दिन सी ए की मदद करता है, ठीक है। यदि 2 दिन का साइकिल ए और बी से शुरू होकर तब तक दोहराया जाता है जब तक काम पूरा नहीं हो जाता, ठीक है। सबसे पहले ए करता है 10 में, बी करता है 20 में और सी करता है 40 में। तो एलसीएम 40 ही आ जाएगा। 10 से 4, 20 से 2 और 40 से 1, है ना। ओके, अब देख रहे हैं ऑन द फर्स्ट डे ए असिस्टेड बाय बी। पहले दिन ए और बी काम करेंगे और सेकंड डे सी असिस्टेड बाय ए, तो ए और सी काम कर रहे हैं, ये प्रोसेस चल रहा है। पहले बताइए ए और बी कितना कर देंगे काम? 6 काम। फिर ए और सी काम करेंगे 5 काम, तो 11 काम 2 दिनों में हुआ इस तरीके से। ये तो बात हुई। 11 से आप इसके पास पहुंचेंगे तो 3 बार मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर लेता हूँ, 33 काम हो जाएगा और 6 दिन बीत जाएंगे। अभी काम बचा हुआ है 7 और टर्न आएगा ए और बी का, क्योंकि इन्होंने काम शुरू किया था। तो ये 6 काम कर देंगे और अगला 1 दिन और ले लेंगे। अभी भी एक काम बचा हुआ है, उसे करेंगे ए और सी, और वो करते हैं 5 के हिसाब से, तो 1/5। तो आंसर आ गया 7, 1/5 डेज। ये आपका राइट आंसर आया। ओके, तो इसने बोला है इसका आंसर 8 क्यों दे रखा है? अच्छा, होल नंबर में। हाउ लॉन्ग इन द होल नंबर ऑफ डेज? तो 7 1/5 को आप क्या लिख सकते हैं? 8 दिन, क्योंकि 8वें दिन में काम फिनिश होगा ना, ये वाली बात है। इसने होल नंबर ऑफ डेज बोल दिया पूरे दिनों में, नहीं तो नेचुरली आंसर ही 7 से ही 1/5 ही होता है। और जो आपको समझना है, रिपीट कर देते हैं। एक के साथ बी आया 6 काम हुआ, एक के साथ सी आया 5 काम हुआ, 11 काम 2 दिनों में, तो आपको इसके पास पहुंचना है 40 के। तो 33 काम पे पहुंचेंगे जो कि 6 दिनों में होता है। बच कितना गया? 6, मतलब बच के कितना गया? 7 काम। पहले आएगा ए और बी 6 काम करेगा अगले दिन में, और फिर एक काम करेगा ये 1/5। तो इस तरीके से आप कर लेंगे, राइट। इसको पढ़िए। 24,000 पर 3 साल के लिए 10% सालाना ब्याज पर कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। प्रिंसिपल कितना है बताइए? 24,000, रेट है आपका 10% और टाइम है आपका 3 साल का। सी आई आपको बताना है। तो 10% का मतलब 1/10 होता है। 3 साल की बात हो रही है तो 10 के क्यूब से आप 11 के क्यूब पर पहुंचेंगे, तो 1000 से आप 1331 पहुंचेंगे, राइट। तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो आपका जो सी आई रहा होगा वो कितना रहा होगा? 331। 1000 की जो वैल्यू है वो कितनी है बताइए? 24,000। तो 1 की वैल्यू 24 आ गई, तो आपको इसमें 24 की गुणा करनी है ना, ऐसे।
7,944। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 7,944। राइट, इस तरीके से करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, एक कॉनिकल टैंक की सीधी ऊंचाई 42 डेसीमीटर और उसके बेस का डायमीटर 5.4 मीटर है। तो देखिए, सबसे पहले ये आपका कोन हो गया, राइट, इस तरीके से। और इसने बोला कि कोनिकल टेंट की सीधी ऊंचाई, तो ये हाइट दे रखी है 42 डेसीमीटर। 42 डेसीमीटर को आप 420 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर। और ये बेस का डायमीटर है 5.4 मीटर। तो रेडियस कितनी हो गई? रेडियस हो गई 2.7, है ना। और इसमें अगर मैं 100 की मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये भी सेंटीमीटर में बदल जाएगा, ये हो जाएगा 270 सेंटीमीटर। रेडियस 270 सेंटीमीटर हो गई। ओके, और कुछ? फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन इसके अकॉर्डिंगली इफ पर्सन इज अलाउड इतने क्यूबिक से डेसीमीटर ऑफ स्पेस। ठीक है ना। ओके, अब देखो, सबको डेसीमीटर में ही करना था, तो फिर तो आप इसको 42 ही कर लो, 10 से भाग कर लो, इसको 27 ही कर लो। तो अभी सब डेसीमीटर में ही हो गया, क्योंकि आंसर भी फिर डेसीमीटर में ही आ जाएगा ना। तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 पाई r² h। तो 1/3 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, आर आपको दे ही रखा है 27 × 27, और एच आपने 42 बताया। ये आ गया पूरे कोन का वॉल्यूम। और इसमें एक आदमी के लिए कितनी जगह चाहिए? 2673। इससे आप इसको डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो इसमें ये पता लग जाएगा कितने आदमी आ सकते हैं। तो अब जरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। 7 से 6, 3 से 2, 11 से घटता है, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 चौक 44। हाँ, कट तो जाता है। और कुछ? और तो 3 से, 3 नाम 27, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 9 नाम 81, 9 तिया 27, ऊपर बचा 2, 3 और 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। कितने लोग बैठ सकते हैं इसमें बताइए? 12 लोग, ठीक है ना। कैलकुलेशन करनी है, जो बढ़िया कैलकुलेशन है जिसको आपको समझना है, राइट। तो ये समझना है। तो भाई, इस कोन के अंदर बैठेंगे ना लोग, तो कोन के वॉल्यूम को आप एक केस के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, राइट। इसको समझो। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है। समकोण वाली दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई इतनी है। देखो, समकोण राइट एंगल ट्राइंगल ये होता है समकोण वाली जो साइड होती है वो ये दोनों होती हैं बेस और हाइट, इनको बेस हाइट बोलते हैं। इसका एरिया 48 मीटर स्क्वायर दे रखा है, और टू साइड कंटिन्यू द राइट एंगल इज 8 मीटर लॉन्ग। तो वन ऑफ द, तो इसको 8 मान लेते हैं, तो दूसरी को x मान लेते हैं। इसका एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, और ये बराबर दे रखा है 48 की। 8 से 6 बार, तो x की वैल्यू आ गई 12। तो ये 12 आ गई। पूछ कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर साइड कंटेनिंग द राइट एंगल, तो यही पूछ रहा है 12, राइट। हाइपो वाइपो नहीं पूछ रहा। क्लियर? बात समझ में आई? तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। एक दुकानदार एक चीज पर 10% का डिस्काउंट देता है, 15% का फायदा कमाता है। एक चीज का मार्क प्राइस कैलकुलेट करें जिससे उसे 1350 में खरीदा गया था, है ना। 1350 यहाँ पर खरीदा गया था, परचेज फॉर 1350। 1350 तो यहाँ पे एसपी हो गया। फिर सबसे पहले शॉपकीपर ऑफर है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट आपको मिल गया कितने परसेंट का? 10% का। और आपको प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है 15% का। और ये एसपी दे रखा है आपको 1350, खरीदा जा रहा है ना। एन आर्टिकल विच ही परचेज फॉर 1350। तो इसमें तो सिंपल हो गया कि आप डिस्काउंट देंगे तो क्या आएगा? एसपी आएगा। तो एमपी का 9/10 जो होगा वो बराबर 1350 की होगा। 9 से कट कर लेते हैं 150, तो एमपी कितना आ गया बताइए? 1500 होना चाहिए, बट इसमें कंसर्न क्या है फिर?
कैलकुलेट द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच ही परचेज फॉर 1350। अच्छा, ही परचेज तो फिर इसका मतलब ये हुआ, ओके, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके लिए सीपी बन गया, क्योंकि अगर इस आदमी की बात हो रही है, अच्छा ये कस्टमर की बात नहीं कर रहा, ये बेसिकली उसी की बात कर रहा है, रुको, कस्टमर की बात नहीं हो रही, मैं बताता हूँ आपको, ये इसी आदमी की बात हो रही है, ये दुकानदार की बात हो रही है। अब देखो क्या हो गया, सीपी हो गया। सबसे पहले बताइए डिस्काउंट किस पर देते हैं आप, एमपी पर, तो डिस्काउंट देंगे तो 9/10 हो जाएगा। प्रॉफिट किस पे लेते हैं आप, सीपी पर। 15% का मतलब होता है 3/20, प्रॉफिट लेंगे तो ये हो जाएगा 23/20। ओके, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि आप डिस्काउंट देंगे तब भी एसपी आएगा, प्रॉफिट लेंगे तब भी एसपी आएगा। अब आप इसे 9/10 लिखने वाले, सीपी की वैल्यू 1350 आपको पता लग गई, इंटू 23/20 ऐसे होगी। 9 से काट लेंगे 150, 0 से 0 खत्म, 2 से 5 बार, 15×5 = 75, 75 × 23 ऐसे हो गया। 1725, 1725 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राइट, ऐसे कर लेंगे, इसको समझते हैं। रामू को कुछ दूरी पैदल चलने और वापस साइकिल से शुरू की जगह पर जाने में 1 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। कुछ दूरी पैदल चलता है और वापस साइकिल से आता है, ठीक है ना, तो वॉक करता है और साइकिल पे राइड करता है, तो इसको टोटल टाइम लग रहा है 1 घंटे 20 मिनट का। 1 घंटे 20 मिनट को आप 80 मिनट भी कह सकते हैं, राइट। और अगर दोनों तरफ से वो 2 घंटे 30 मिनट में पैदल जा सकता है, तो मतलब इधर भी वॉक, जाने में भी वॉक, आने में भी वॉक, 2 घंटे का मतलब 120 और 30 तो 150 मिनट हो गए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों तरफ साइकिल से वापस आने में कितना समय लगेगा, मतलब दोनों तरफ राइड प्लस राइड में कितना समय लगेगा, मतलब आपको 2 आवर की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे 2W की वैल्यू है आपके पास, एक इक्वेशन आपके पास ये थी है ना, सॉल्यूशन करना है इक्वेशंस को, या फिर आप ऐसे करिए, इस वाली इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2W + 2R, और ये बराबर आ गया 160। 2W की वैल्यू आप डाल दीजिए 150, तो जो 2R की वैल्यू आ जाएगी वो 10 आ जाएगी। मैं यही पूछ रहा था वो, तो अगर दोनों तरफ से साइकिल चलाए तो केवल 10 ही मिनट में वो इस दूरी को पार कर लेगा, राइट, ये करना है। चलो आगे चलते हैं। राधा ने सिंपल इंटरेस्ट पर कुछ रकम इन्वेस्ट की जो 3 साल में इतनी और 4 साल में इतनी हो गई, तो उसकी कुल इन्वेस्ट करी रकम कितनी है। तो ये बताइए, 4 साल में, ज़्यादा ऊपर लिख लेता हूँ, 4 साल में कितने पैसा हो गए, 17,400, और 3 साल में कितना पैसा हुआ था, 16,200। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है पेपर का, राइट, तो ये आपने लिख लिया। अब आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहला काम आप लेंगे डिफरेंस, तो यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो 1 साल हो गया, और यहाँ पे भी डिफरेंस लेंगे तो 002 1200 रुपये। ये जो 1 साल का डिफरेंस आता है ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है 1 साल का, आ गया। ओके, पूछ क्या रहा है, पैसे की बात हो रही है, तो आप कोई सी भी कंडीशन पकड़ लीजिए, मैं ये 3 साल वाली कंडीशन को पकड़ लेता हूँ। अब मुझे बताइए, अगर 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट 1200 है तो 3 साल में कितना होगा, 3 साल में 3600 हो जाएगा, और 3600 इसके अंदर बैठे होंगे क्योंकि ये तो अमाउंट है, तो 16,200 में से आप किसको माइनस कर दीजिए, 3600 को, तो 0,062, तो 12,600, तो जो आपका प्रिंसिपल रहा होगा वो कितना रहा होगा, 12,600। राइट, लॉजिक समझ में आया। सबसे पहला काम डिफरेंस निकालना है, वो जो भी डिफरेंस आएगा, वो जो भी सालों में डिफरेंस आया उसका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो एक ही साल का डिफरेंस था तो 1200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। आपने 3 साल वाली कंडीशन को पकड़ लिया, तो 3 साल में 16,200 अगर अमाउंट हो जाता है तो 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, जो कि आपको दिख रहा है, ठीक है ना, तो इस तरीके से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ए चीफ इलेक्शन ए कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, तो 55% टोटल वैलिड वोट्स बनी, कुल वोटों में से 6% वोट इनवैलिड घोषित कर दी गई। अगर कुल वोटों की संख्या 30,000 है तो उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैलिड वोटों की संख्या बतानी है आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले कुल वैलिड वोटों में से 55% वोट मिली
ठीक है। हम्म। तो मान लेते हैं कि एक्स वोट पड़नी थी, उसमें से 55% वोट पड़ी, है ना, इतने परसेंट वोट पड़ी, वोट पड़ गई। जब वोट पड़ जाती हैं तो उसी के बाद इनवैलिड होती हैं। तो ये ध्यान रखना है, जो पड़ी वोट है ये भी 100% है, क्योंकि जिन्होंने नहीं डाली उनसे हार जीत में कोई लेना देना है नहीं। इसमें से अगर 6% इनवैलिड हो गई तो बेसिकली 94% रह गई, अब जिन पे हार जीत होगी, राइट। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज 30,000 देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट इज। अच्छा, ठीक है। तो ये तो यहाँ से चलेगा, एक्स की वैल्यू आपको गिवन है। तो सबसे पहले 30,000 में से 55% वोट तो पड़ी, और उसका 94% आपको निकालना है, ये है। हाँ ठीक है, ऐसे ही कर सकते हैं। वैसे तो ये ऐसे होना चाहिए, सबसे पहले ये उल्टा गेम बनना चाहिए। 30,000 वोट थी, उसमें से अगर देखा जाए तो 6% इनवैलिड हो गई, डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो 94% पड़ी, और उसमें से 55% इसको मिली, कैंडिडेट को। ठीक है, ये कहानी है एक्चुअली, राइट। तो अब इसको निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो परसेंट से दो जीरो खत्म हो जाएंगी, इस वाली परसेंट से भी दो जीरो खत्म हो जाएंगी। तीन की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 चौक 12, 3 हम 27 और 1 28, गुणा 55, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 1 41, 10 और 1 11, ये 10 और 4 14, सॉरी। ये भी करेंगे, ये भी आएगा 1410, इनको जोड़ लेते हैं, 0155, 15,510, 15,510 जो है इस कैंडिडेट के फेवर में वोट आई हैं, जो जीता है, राइट। बात क्लियर हो गई। तो बेसिकली 30,000 वोट का 94 क्यों निकाला, क्योंकि जितनी वोट पड़ी हैं उसमें से 6% तो क्या हो गई हैं, इनवैलिड। तो बेसिकली 94% वोट पड़ी होंगी, और उसी में से जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको 55% मिली है, राइट। इसको समझो। नमिता ने 9,000 रुपये जमा किए, 3 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट पर 10,200 हो गए। अगर इंटरेस्ट 2% ज़्यादा होता तो उसे कितनी रकम मिलती। सबसे पहले बताइए, प्रिंसिपल कितना था, 9,000। 3 साल की बात हो रही है, रेट आपको पता नहीं, और उसे जो अमाउंट मिल रहा है वो 10,200 रुपये मिल रहा है, राइट। अब अगर हम आगे की बात करें कि इंटरेस्ट 2% ज़्यादा होता, तो देखिए 2% ज़्यादा होता तो सीधे आपसे अमाउंट ही पूछ रहा है, तो इससे तो ज़्यादा ही पैसे आएंगे। तो अगर रेट मगर 2% ज़्यादा होता तो आप 900 रुपये का 3 साल का 2% का पैसा निकाल लो एक्स्ट्रा। भाई 900 रुपये का 3 साल का एक्स्ट्रा पैसा निकाल लो, तो आपका कितना आ गया ये, 9,000 था, सॉरी, 9,000। तो इसमें आ जाएगा, तीन दो नीचे, 540, 540 और एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो 540 इसमें जोड़ दो, बस बात खत्म हो गई। तो 10,740 ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, लॉजिक समझ में आया, तो ये करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीयर क्यू के लिए काम को 30 और 45 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, ओके। पी ने काम शुरू किया और 5 दिन तक अकेले काम करता रहा, तो पी और क्यू का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 90। 30 से करेंगे 3, 45 से करेंगे 2। अब टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। पी काम शुरू करता है और 5 दिन तक अकेले काम करता है, तो पी ने 5 दिन काम किए। एक दिन में पी कितना काम करता है, 3, तो 15 काम यहाँ हो गया होगा। फिर क्यू उसके साथ जुड़ जाता है, पी और क्यू काम कर रहे हैं, और वे 6 दिन तक काम करते हैं। अब इन्होंने 6 दिन काम किया, पी और क्यू एक दिन में 5 काम करते हैं, तो यहाँ पे 30 काम हो गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसके बाद पी चला गया, तो अब क्यू करेगा, राइट, और 45 काम करेगा बचा हुआ। भाई अभी तक देखा जाए तो 45 काम हो गया, 90 काम था टोटल, 45 काम करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है द पार्ट ऑफ द वर्क लेफ्ट एट दैट पॉइंट इज। तो ये पार्ट ऑफ द वर्क पूछ रहा है।
45 काम है, टोटल 90 काम था, तो 1/2 काम हो गया। 1/2 का मतलब हुआ 0.5 पार्ट। इधर लिख देता हूँ, 0.5 पार्ट। इतना काम अभी रहना बाकी है, राइट। इस तरीके से आप इसको डील करेंगे। ओके, डन है बात। तो ये आपने करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर 66 सेंटीमीटर क्यूब चादर को 2 मिलीमीटर डायमीटर वाले तार में खींचा जाए तो तार की लंबाई याद करिए। देखिए, एक कोई चांदी है हमारे पास ऐसे पड़ी हुई है, जिसका वॉल्यूम है 60 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको आपको ऐसे तार में बदलना है, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है 2 mm है, तो रेडियस कितनी होगी 1 mm, और हाइट आपको इसकी निकालनी है। तार जो होता है ना वो सिलेंड्रिकल होता है, तो ऑब्वियसली बात है इससे आप ये बना रहे हैं तो दोनों के वॉल्यूम सेम होने चाहिए। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन इस 1 mm को आपको बदलना पड़ेगा सेंटीमीटर में, तो 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर तो मतलब 1/10 इंटू 1/10, और एच तो आपको निकालनी है, और ये बराबर है 66 के। 22 से 3 बार, तो ये आ गया आपकी 2100 सेंटीमीटर। लेकिन आपको आंसर देना है मीटर में। 2100 को आप 100 से भाग कर दीजिए, कितना लंबा आपका वायर बन जाएगा, 21 मीटर लंबा आपका वायर बन जाएगा, राइट। ये काम आपने करना है, ठीक है। चले आगे, अब आगे बढ़ते हैं। एक समान गति से चलती हुई ट्रेन एक खंबे को 3 सेकंड में और 700 मीटर लंबे पुल को 10 सेकंड में पार कर देती है। तो देखिए, जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है, तो मान लेते हैं ये ट्रेन है और ये कोई खंबा है, इसको पार करने में उसको 3 सेकंड का टाइम लगा। लेकिन अगर यही ट्रेन है और इसने पार करा एक पुल को जिसकी लेंथ है 700 मीटर, इसको पार करने में इसको 10 सेकंड का टाइम लगा, ठीक है। क्या डिफरेंस है दोनों बातों में? हम्म, क्या हो गया? हाँ जी, क्या डिफरेंस है दोनों बातों में, सोच के बताओ। देखो, सिंपल डिफरेंस है कि जब वो किसी पोल को पार करती है तो अपनी लंबाई चलती है, लेकिन जब वो किसी पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई चलती है। तो अपनी लंबाई तो दोनों जगह कॉमन है, तो इसका मतलब टाइम का जो डिफरेंस आ रहा है, पहले 3 सेकंड लग रहे थे अब 10, तो कितना डिफरेंस आ गया, 7 सेकंड का। तो 7 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 700 मीटर। इससे ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 700/7। ट्रेन की स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड, राइट। क्वेश्चन पूछ रहा है इसकी स्पीड किलोमीटर में, तो इसमें 18/5 कर दो, तो 360। अच्छा, मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है, तो यही आंसर है ना। मीटर पर सेकंड में पूछ रहा था, मैं करने की जरूरत नहीं थी, राइट। तो आंसर आ गया 100 मीटर पर सेकंड। वैसे स्पीड तो ये बुलेट ट्रेन लग रही है ना, बहुत तेज जा रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए n एक 3 अंकों का पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें n का यूनिट डिजिट प्राइम नंबर है, n के सभी डिजिट का प्रोडक्ट भी प्राइम है, तो n की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? देखो, 3 डिजिट जो भी नंबर होते हैं वो ऐसे होते हैं, 100x प्लस 10y प्लस जेड। वैसे आपको नॉर्मल फॉर्म में आप इसे XYZ लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसने बोला कि जो n का यूनिट डिजिट प्राइम नंबर है, तो n का यूनिट डिजिट जो होगा वो z होगा। तो z बेसिकली क्या हो सकता है, और इसने बोला उनका जो, अच्छा z क्या हो सकता है, 2, 3, 5, 7, यही हो सकता है। और इसने एक और चीज़ बोली कि उनका जो प्रोडक्ट है वो भी प्राइम है। अच्छा, ऐसे ही x की वैल्यू भी यही हो सकती है, 2, 3, 5, 7। नेक्स्ट की वैल्यू तो और भी हो सकती है, जैसे 1, 2, 3 काइंड ऑफ। जैसे इसकी वैल्यू तो ये भी हो सकती है, 1, 3, 5, 7, 9, ये भी हो सकती है ना। इसकी वैल्यू ऐसी हो सकती है, 1, 3, 5, 7, 9। तो बेसिकली डिपेंडेंसी जो रहेगी वो सारी इन पे रहेगी, क्योंकि अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं, 312 लेते हैं, नहीं ले सकते, है ना।
533, क्योंकि इसने बोला कि इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी एक प्राइम होना चाहिए। प्राइम के लिए द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन, एन ऐसे क्या नंबर हो सकते हैं? प्राइम के लिए एक एक दो हो सकता है, एक एक तीन हो सकता है, एक एक पांच हो सकता है, एक एक सात हो सकता है, और तो कोई नहीं हो सकते, चार ही हो सकते हैं, क्योंकि एक एक के साथ कॉम्बिनेशन बन जाएगा, राइट। और तो कुछ नहीं होंगे, चार ही हो सकते हैं, क्योंकि सारा खेल तो जेड पे डिपेंडेंट कर रहा है ना, बाकी तो इसकी वैल्यू कंडीशन में बननी है। और तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि यही होगा, 112, 113, 115, 117, 117 नहीं हो सकता, 117 13 से कट जाता है। 112 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 112 दो से कट जाता है, क्योंकि इसने बोला पॉजिटिव यू, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द एन इज ऑल्सो प्राइम। तो क्या हो सकता है? 113 हो सकता है, 115 भी 5 से कट जाता है, तो क्या हो सकता है? तीन एक एक हो सकता है। 113 हो सकता है, तीन एक एक हो सकता है, 511 हो सकता है, 711 हो सकता है, और 211 हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं। भाई ये नहीं हो सकता, लास्ट वाला है तो तीन से कट जाएगा। एक नंबर और ढूंढना है भाई कहीं से। एक नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाला कंसर्न है, तो इसमें तो बड़ा ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो बाकी हम इसका ऑप्शन ये लगा सकते हैं कि z की अगर चार वैल्यू है तो हम इस हिसाब से इसको चार के हिसाब से कर सकते हैं, राइट। चलो इसको देखो, द एवरेज ऑफ सिक्स टर्म इज 30, द फर्स्ट टर्म इज ट्वाइस द सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स। तो पहली छह टर्म है कोई, इसको ऐसे मान लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ठीक है, हो गए छह टर्म। इनका एवरेज है 30, तो 30 में अगर छः की गुणा कर दूं तो 180 आ जाएगा। अब इसने बोला फर्स्ट टर्म इज ट्वाइस द सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म। अब फर्स्ट टर्म जो है वो ट्वाइस द सम ऑफ रिमेनिंग टर्म है, ऐसे है, ठीक है ना। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सब की जगह मैं a/2 रख सकता हूँ। ए तो था ही, इनकी जगह a/2 आ गया, और बराबर है 180 के। तो ये हो गया 3a/2 इज इक्वल टू 180। 3 से 60 बार तो एक ही वैल्यू कितनी आ गई? 120। क्वेश्चन में शायद यही पूछ रहा है कि फर्स्ट टर्म क्या होगी, राइट। ओके, इसको समझते हैं। एक किताब को 20%, 30% और 10% की तीन लगातार डिस्काउंट पर बेचा जाता है, तो नेट डिस्काउंट बताओ। तो आपने नेट वो लगाना है, नेट डिस्काउंट वाला फॉर्मूला। तो 20%, 30% और 10% कर लेंगे, हो जाएगा। 5 से चीज 4 हो जाएगी, 10 से चीज 7 हो जाएगी, और 10 से चीज 9 हो जाएगी। सॉल्यूशन कर लेते हैं, दो दूनी 4, दो पंजे 10 कर लेते हैं, ये हो गया 250, और ये हो गया 9 सत्ते 63, 126। बाकी तो आप कर लेंगे, राइट। इसको देख लेते हैं। एक साहूकार 4% सालाना ब्याज पर पैसे उधार लेता है और साल के आखिर में ब्याज देता है। वैसे 8% सालाना कंपाउंड उधार देता है और छमाही में जोड़ता है। अगर साल के आखिर में ब्याज पाता है, इस तरह उसे 166.4% का प्रॉफिट होता है। पैसा जो दिया गया था वो कितना उधार था, ठीक है। देखो समझो, एक मनी लेंडर है जो 4% के हिसाब से पैसे बोरो करता है, ठीक है, और 8% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट पर हाफ ईयरली पर किसी को दे देता है पैसे। उससे उससे इतने का फायदा है ना। तो बात को समझो, पहले केस में 4% का रेट है, लेकिन दूसरे केस में रेट तो है 8% का, लेकिन वो हाफ ईयरली है, तो ये हो जाएगा 4% के दो रेट। तो पहला रेट तो फिक्स है, दूसरे में इसमें क्या हो जाएगा, नेट इफेक्ट का यूज हो जाएगा। तो 4+4 और 4 × 4/100, तो हो जाएगा 8.16%।
तो इनका डिफरेंस कितना है? 4.16%, यही प्रॉफिट है। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 166.4। तो ये हो गया 416, एक बार 100 आ जाएगा, दूसरी बार भी 100 आ जाएगा, और ये हो गया 1664/10। ये इससे 4 बार पूरा कटता है, 0 से 0 खत्म, तो 1 की वैल्यू आ गई 4000। और ये 4000 वही प्रिंसिपल ही आएगा जिसकी ये बात कर रहा है, राइट? इस तरीके से करेंगे तो बढ़िया सवाल है ये, जिसको आपको ऐसे ब्रेकेज करना है। तो क्वेश्चन ये सिंपल था कि पहले में 4% और दूसरे में 8% के दो हिस्से, राइट? इसको समझते हैं। एक डीलर 25% प्रॉफिट पर एक आइटम 500 रुपये में बेचता है। तो प्रॉफिट चल रहा है 25% का, अगर मैं यहीं तक की बात करूं, और बेच रहा कितने में बताओ? 500 रुपये में। वो दूसरा आइटम 10% के नुकसान पर बेचता है, तो दूसरा जो आइटम है वो 10% का लॉस है, ठीक है? और उसे कुल मिलाकर न तो प्रॉफिट होता है न ही लॉस होता है, ठीक है? तो दूसरे आइटम की कीमत क्या है? ठीक है, a dealer sells an item 500 by making a profit of 25%, selling item at a loss of 10% on the whole market, making neither profit nor loss। तो सबसे पहले यहाँ से सीपी निकाल लें। तो सीपी आ गया 25% का प्रॉफिट का मतलब 6/5, और ये 500 आ गया। सीपी आ गया 2500/6। सेल्स एन आइटम फॉर 500 बाई मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 25%, ठीक है। अच्छा, एक चीज सोचें तो दोनों की कॉस्ट सेम है क्या? नहीं, कॉस्ट तो सेम नहीं है, तो दोनों के एसपी भी सेम होने चाहिए थे फिर तो। भाई एक चीज सोचनी होगी इसमें क्वेश्चन में, कि उसको अगर प्रॉफिट और लॉस, उसको ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर, चलो यहाँ पे अगर हम सीपी की बात करते हैं तो ये 25% का मतलब 1/4, तो चीज हो गई 5/4। तो यहाँ पे आपको ये 500 दे रखा है, तो सीपी आ गया यहाँ पे 400, है ना? ओके, और यहाँ पे अगर मुझे 10% का लॉस हो रहा है, ठीक है, ओके, अगर मैं 10% के लॉस की बात करूं तो सीपी का 9/10 जो होगा, अगर मैं मान लेता हूँ 450, तो यहाँ पे जो सीपी आ गया वो 500 आ गया, और एसपी कितना है? 450। लेकिन ये बात बन नहीं रही ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। इसका मतलब आइटम की कीमत क्या थी, तो इसमें अगर हम, ओके 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 ओके, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर, तो फिर तो इसमें ऑप्शन का यूज किया जाए, है ना? तो अगर मैं इसको सीपी मानता हूँ इसका, यहाँ पर 1000 रुपये पहला ऑप्शन, तो जो एसपी आएगा वो आएगा 900, ठीक है? तो अगर 9 और 4 कितने होते हैं? 1300, पर फिर भी तो नहीं, 9 और सॉरी ये, ठीक है, तो 1000 और 4 कितने हो गए? 1400 का सीपी हो गया, और 1400 का ही क्या हो गया? एसपी। इसमें तो बढ़िया ये रहेगा कि हम ऑप्शन का यूज़ कर लें, क्योंकि पहले केस में सीपी आ गया, ठीक है ना? अभी कह रहे हैं ना प्रॉफिट होना चाहिए ना लॉस होना चाहिए, तो दूसरे केस में आपको डेफिनेटली मानना पड़ेगा ना कुछ, कि भाई अगर लॉस हो रहा है 10% का, तो चीज़ क्या होनी चाहिए। तो ये बात आपको समझनी है, ठीक है? ओके।
क्योंकि ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो दोनों का सम करके काम बन जाए, राइट। तो इसमें सेकंड वैल्यू को आपको मानना पड़ेगा कि सेकंड केस में जो सीपी है वो क्या होगा, जिससे कि लॉस लेकर हम उसको 900 का बेच सके। अगर आप ध्यान दें तो पहले केस में 400 सीपी है, दूसरे केस में 1000, तो 1400 रुपये सीपी हो गया। पहले केस में 500 एसपी है, दूसरे केस में 900, तो तब भी 1400 ही एसपी रहेगा, राइट। इसको देख लेते हैं। एक सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने इतने से भाग देने पर इतना इतना शेष बचे। तो आप किन किन से भाग दे रहे हैं, 275 और 140, और कितना कितना शेष बचे, 5 और 6। तो आप माइनस कर दीजिए, ये आपका आ गया 270, पहले आप माइनस कर दीजिए इनको, और ये आ गया 140। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि किसी नंबर को भाग करने पर इनसे और यही शेष बचे, तो आप रिमाइंडर को पहले ही माइनस कर देंगे। अब आपको इनको दोनों को क्या निकालना है, एलसीएम। तो इनमें क्या कॉमन है बताइए, पहले तो 10 तो कॉमन ही है, वो ठीक है निकाल लेते हैं। और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, क्या पूछ रहा है, इनका आपको निकालना है, सॉरी, एचसीएफ। एक्चुअली गड़बड़ लिख दिया, डिवाइडिंग उल्टा लिख दिया मैंने, रुको 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 सुनो। जब वीडियो लंबी हो जाती है ना तो फिर ऐसे रहता है कि बस सब देखो। तो बेसिकली क्या है, आपको 275 और 146 को किसी एन नंबर से डिवाइड करना है। पहले केस में रिमाइंडर आता है 5 और दूसरे केस में रिमाइंडर आता है 6। तो ये तो बात क्लियर है कि आपको एचसीएफ निकालना है ना। तो आप इसमें से पहले ही माइनस कर दीजिए, तो ये नंबर आ गया 270 और ये नंबर आ गया 140। इन दोनों का, ये जो मैंने नीचे लिखे हुए हैं, इनका आपको एचसीएफ निकालना है। तो इनका जो एचसीएफ आ जाएगा वो 10 आ जाएगा, और 10 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसको समझते हैं। एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 है, दो शीर्षों से विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाई इतनी इतनी है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए कोई भी अगर चतुर्भुज है इस टाइप से, और इसका ये डायगोनल है, और यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालते हैं H1, और यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालते हैं H2, और इस डायगोनल की लेंथ है D। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है इस केस में होता है 1/2 H1 प्लस H2 इंटू डायगोनल की लंबाई। अभी सब कुछ दे रखा है आपको, ये D दे रखा है 30, H1 H2 दे रखा है 15 प्लस 25, 2 से 15, और ये हो गया 40, 40 गुणा 15, 600 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राइट। इस तरीके से आप कर लेंगे। कितने समय में 810% सालाना ब्याज पर छमाही पर इतने हो जाएंगे। तो प्रिंसिपल कितना है बताइए, 800, रेट कितना है 10%, और अमाउंट कितना हो जाना चाहिए 926.10। तो बे बताइए सी आई कितना मिल गया, 126.10। अच्छा एक चीज और इसने बोली, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली होते ही रेट तो हो जाएगा 5 और टाइम हो जाएगा डबल। हाँ तो वो भी देखेंगे। तो हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें लमसम मेथड का यूज करना है। 800 रुपये पर 5% का, टाइम आपको पता नहीं, वैसे टाइम 2t हो जाता है अपॉन 100, 0 से 0 खत्म, 8 पंजे 40, 40 दूनी 80t। अब टी की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए जो आप इसके पास पहुंच जाओ। ये इसको अगर आप टी ही मानते, दो नहीं मानते, तो ये 40t होता, ये होता 40t। अब टी की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। लेकिन ये 3 साल नहीं है, ये आधे आधे साल है, क्योंकि हाफ ईयरली मामला चल रहा है ना। और अगर आधा साल आधा साल आधा साल को आप जोड़ोगे तो ये 1/2 ईयर आ जाएगा, राइट। तो यही आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर, ओके। इसको देख लेते हैं। कृष्णा के लिए किसी काम को पूरा करने में कृष्णा और कृपा दोनों के साथ काम करने की तुलना में 4 घंटे ज्यादा लेती है। कृष्णा, कृष्णा और कृपा, कृपा, और ऐसे यहाँ पे कृपा की बात हो रही है, और यही कृष्णा थी। ठीक है, अब इन्होंने बात बोली क्या, कि जो कृष्णा है वो 4 घंटे ज्यादा लेती है दोनों से, तो अगर ये टी लेती है तो ये t+4 लेती है। और कृपा अगर अकेली काम करे तो 9 घंटे ज्यादा लेती है दोनों से, तो ये t+9 लेती है। देखिए जब भी ये कंडीशन आ जाए कि कृष्णा और फिर कृष्णा और कृपा
कृपा और कृष्णा, मतलब खुद और दूसरा। तो यहाँ पर ये 4 घंटे ज़्यादा लेता है और यहाँ पे 9 घंटे ज़्यादा। तो ये टी की वैल्यू बड़ी आसानी से आ जाती है। टी की वैल्यू होती है √4 और 9, तो 2 × 3। तो इसको 6 घंटे का टाइम लगेगा टी को। मैं यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, राइट। ठीक है भाई, तो 150 तक क्वेश्चन डन हो गए, बाकी भी सारे हो जाएंगे अच्छे से, है ना। टेस्ट आप दीजिए बढ़िया से, तभी काम बन पाएगा। ठीक है ना, चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय नाउ। और अगर कैसा लग रहा है सेशन, इस पर भी कमेंट वमेंट कर दिया करो थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है। और चैनल को जुड़ जाओ चैनल से बढ़िया से, जिससे कि आप आगे बढ़ सको, राइट। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।